थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड ओनली विद एनर्जी चेंजेस। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज कंसर्न्ड ओनली विद एनर्जी चेंजेस accompanying द प्रोसेस। भले ही वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल, इससे फर्क नहीं पड़ता। थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेबिलिटी सारे साइंस में है और सिर्फ हम एनर्जी चेंजेस को ट्रैक करते हैं और ना कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनेंगे। इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो आपको सिर्फ पता करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज कंसर्न्ड विद ओनली एनर्जी चेंजेस। ये एनर्जी चेंज से मतलब है, ना कि मुझे टोटल एनर्जी से मतलब है। ना मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी चाहिए ना प्रोडक्ट की चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। क्या पहली लाइन क्लियर है? फर्स्ट चीज समझ में आ रही है? सेकंड, एप्लीकेशन। कहाँ एप्लीकेशन है? मोस्ट ऑफ द लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे सॉल्यूशन 12th के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर राउट्स लॉ, वो भी आपका इसी पे बेस्ड है। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब के अंदर हमसे एनर्जी चेंजेस को यहाँ पे ट्रैक करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जैसे पानी है, पानी के अंदर आप इम्प्योरिटी डाल दोगे तो 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे बॉइल होगा। तो मान लो 105 पे हुआ, तो वो डिफरेंस क्या हुआ? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी चेक करोगे तो वो भी आपका जीरो नहीं होगा, क्या होगा? -5। तो डिफरेंस कितना आ गया? डिप्रेशन कितना हो गया? 5 डिग्री। तो इससे ये जितने भी चेंजेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये सारे के सारे एनर्जी चेंजेस पे फोकस करते हैं। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फीजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर में। व्हाट डू मीन बाय फीजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी? इसका मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं। दो ही बातें होंगी। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यही आपको चेक करना है। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। या वो प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनिटी है उस प्रोसेस में, फीजिबिलिटी प्रोसेस में। आप फीजिबल कहिए, स्पॉन्टेनियस कहिए, ये वो रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप हो सकते हैं। कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए। एक्सटर्नल हेल्प से मतलब है कि बाहर से हम जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट ये देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप ये रिएक्शन चलेगा, तो आप उसे कहेंगे फीजिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, भले ही वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो। इट हेल्प्स इन determining the extent to which a reaction would proceed before attaining the equilibrium। देखिए, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिवर्सिबल एरो आता है। अब रिवर्सिबल एरो आएगा, सपोज करो आपने यहाँ पे 10 मोल लिए, अब 10 में से कितने डिकम्पोज हो रहे हैं? सारे तो होंगे नहीं, क्योंकि बैकवर्ड रेट भी चल रहा है, ये बनेगा भी सही, तो सारे तो डिकम्पोज नहीं होंगे। जैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही चल रहा है तो ये एक बार को हो सकता है कि आपने 10 लिया है तो कंसंट्रेशन या 0 हो जाए, बट इस केस में कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि बैकवर्ड चेंज में आपका पीछे की तरफ ये रिएक्शन चलेगा। और अगर ये रिएक्शन चलेगा तो ये कितना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कोई भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ कितना मूव कर पाएगी, कितने मोल्स उसके यहाँ पे 7 मोल्स कन्वर्ट हो पाएंगे, क्या यहाँ पे 8 मोल कन्वर्ट हो पाएंगे, 10 तो पूरे नहीं हो सकते, या 9 मोल कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि बैकवर्ड रेट से 1 मोल तो कम से कम बनेगा ही, अदरवाइज रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। बैकवर्ड रेट भी यहाँ पे चलता है। तो 3 बातें यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ रहे हो, तो 3 चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? ये सेकंड वाला, समझ गए? तो फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी हम कैसे पता करेंगे, ये धीरे धीरे हम यहाँ पे सीखते रहेंगे। इसके बाद आपका आता है लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की? तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू मैटर इन बल्क। आपके पास जो मैटर है वो बल्क में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक एटम पे लगा नहीं सकते। मजबूरी है कि आप एक एटम पे नहीं लगा सकते, एक मॉलिक्यूल पे नहीं लगा सकते। आज के टाइम में अगर आपने फोटोग्राफ भी लिया है ना, तो 50 एटम का कम से कम फोटोग्राफ है आपके पास, या कम से कम नहीं तो 20-25 मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं।
तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कौन से होते हैं? जहां पे मटेरियल बल्क में है, यानी कि आप वजन ले रहे हैं तो आप उसे केजीज में नाप लीजिए, या ग्राम, कम से कम हाफ केजी आप लेके चल सकते हैं. इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल आइटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि इनको हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? प्रिडिक्ट्स अबाउट फिजिबिलिटी, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट. तो मैंने अभी ये तीनों बातें आपको बता दी कि फिजिबिलिटी होगी नहीं होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन में है, क्योंकि डायरेक्शन में रिवर्सिबल में दोनों तरफ रिएक्शन चल रहा है. तो ये बात ध्यान रखना, रिवर्सिबल एरो अगर है यहाँ पे तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है या बैकवर्ड, दोनों नहीं हो सकते. दोनों नहीं हो सकते. फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या बैकवर्ड है, इनमें से कोई एक होगा. इसीलिए यहाँ पे एक नाम और लिखा है जिसका नाम है डायरेक्शन. और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सटेंट ऑफ अ गिवन प्रोसेस अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन बट डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट. अब आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या इंफॉर्मेशन नहीं देता है? तो चलो ये बातें तो देता है, ये तो आ गया इसके फेवर में. लिमिटेशन क्या है? कि आपको स्पीड के बारे में नहीं बताएगा, रिएक्शन किस स्पीड से होगा ये तो बता देगा. रिएक्शन होगा, 1 घंटे में होगा, 1 दिन में होगा, या 1 साल में होगा, ये कोई बताएगा. तो थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन है रेट. रेट का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन. और टाइम इन विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. तो रेट किससे कंपेयर होता है? व्हाट इज रेट? रेट होता है किसी भी चीज का कंपेरिजन विद टाइम. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप बोलते हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो, तो टाइम से कंपेरिजन है. तो टाइम के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं. तो स्पीड और टाइम के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता. और तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि भाई आप स्टार्टिंग मटेरियल आपको पता है, रिएक्टेंट क्या है ये पता है, और आपको ये पता है कि प्रोडक्ट. तो आपको ये हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फाइनल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ऐसे समझिए कि इनिशियल स्टेट आप घर पे खड़े हुए हैं वो, और आप यहाँ पे आ रहे हैं इधर संजय प्लेस. तो क्या आने का रास्ता जो है एक ही है आपके पास, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो बराबर है, सेम. आप आने का रास्ता कोई भी पकड़ सकते हैं यहाँ तक. तो इसलिए यहाँ पे डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पाथ फॉलोड. पाथ फॉलोड से मतलब ये है कि रिएक्शन यहाँ पे ए से क्या बनाएगा, मान लो बी बनाएगा, और बी से क्या बनाएगा, सी बनाएगा. तो हो सकता है कि ये सी से वापस बी बनाए और बी से वापस ए बनाए. तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो सकती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ए से पहले बी बनाए, बी से फिर वो सी बनाए, और सी से फिर वो डी बनाए, और डी से फिर वो ए बनाए. तो ये पाथ क्या है? रिवर्सेबल. आप जिस रास्ते से आए उसी से वापस लौटे, लेकिन ये पाथ साइक्लिक है, ये पाथ रिवर्सेबल नहीं. जिस रास्ते से आप चले, एक नए रास्ते को फॉलो करते हुए आप घर से निकले, यहाँ पे आए, और यहाँ पे इस रास्ते से वापस लौटे. तो ये क्या हुआ? साइक्लिक प्रोसेस. जिस रास्ते से आप आए उसी से वापस लौट गए, तो ये क्या हुआ? रिवर्सेबल. तो क्या ये दो चीजें क्लियर है? तो यहाँ पाथ फॉलोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. डू नॉट गिव एनी, जिसको कि आज के टाइम में मैकेनिज्म, क्या पाथ फॉलो किया है रिएक्शन ने, इसको आपको समझना है. तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म आपको स्टडी करना पड़ता है. बाय द प्रोसेस इट इज कंसर्न्ड विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम. इसको ये पता है जी, इनिशियल स्टेट ये रही, फाइनल ये रही, इन दोनों की एनर्जीज. अब मान लो मैं इसकी एनर्जी यहाँ पे बोल देता हूँ ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी बोल देता हूँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो इसको मतलब है सिर्फ डेल्टा ई से, और डेल्टा ई आपको चाहिए तो आप जहां रिएक्शन करा रहे हैं वहां पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस निकाल रहे हैं. अब मुझे बताइए, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, तो ये कैसे पता करोगे? आप रिएक्शन को उठा के कहां पे डाल दीजिए? एक ऐसी जगह पे जहां पे हीट को मेजर किया जाता है. और हीट को मेजर कहां करते हैं? कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर. उसके अंदर आपने ये पूरी रिएक्शन डाल दी, और वहां पे आपने देख लिया हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी. तो वो क्या है? वो डेल्टा ई है. आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, सिर्फ क्या पता है? ये पता. समझ में आ रहा है ये बात? तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है मैंने आपको ये समझा दिया, और यहाँ पे इसकी क्या क्या बातें आपको प्रिडिक्ट कर सकता है ये आपको बता दिया. ये चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं सम बेसिक टर्म्स. सम बेसिक टर्म्स में यूनिवर्स क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो पहले एक एक करके ब्रेक करते हैं. इस पूरे यूनिवर्स को जो आप यूनिवर्स समझते हैं वही चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग. नाउ व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम एक स्पेसिफिक पोर्शन है मैटर का अंडर स्टडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स बाय अ बाउंडिंग सरफेस.
अब इसको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सबसे छोटा सिस्टम है, एक स्लाइड, और स्लाइड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनाई हुई है, और उस स्लाइड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उसके अलावा जो भी कुछ है वो क्या है? सराउंडिंग। एक सराउंडिंग होंगे इमीडिएट और एक होंगे पूरे यूनिवर्स, क्योंकि जो एनर्जी लिबरेट होगी इस समय, मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो वो इस कमरे में ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो किसका पार्ट हो जाएगी? यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स हम सराउंडिंग को बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप एक लैब में काम कर रहे हैं और एक लैब को पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो वो लैब आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम। और उसके अलावा जो भी चीज है, एनर्जी कितनी एक्सचेंज हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, वो बची हुई सराउंडिंग्स कहलाएगा। क्या समझ में आ गया? तीसरी चीज, अगर आप कोई फार्म हाउस मैनेज कर रहे हैं, तो वो फार्म हाउस आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम। और उसके अलावा जो भी कुछ उसके सराउंडिंग्स में, उसके बाउंड्री सरफेस के बाहर है, वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। लेकिन दोनों चीजें मिला के क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। इवन जो मैं बोल रहा हूं या आप जो बात करते हैं, वो क्या है? साउंड एनर्जी। ये भी सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम में से निकला, ह्यूमन सिस्टम में से, लेकिन ये पार्ट किसका बन रहा है? यूनिवर्स का। ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ये लगातार यहाँ की एंट्रोपी यानी कि इंस्टेबिलिटी बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्या सिस्टम क्लियर है? अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर, मैटर का वो स्पेसिफिक पोर्शन विच अंडर स्टडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। उसका बाउंडिंग सरफेस है, उसके चारों तरफ एक दीवार है, वो दीवार जो है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो सराउंडिंग क्या हुआ? द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स विच माइट बी इन अ पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग, अब सपोज करिए ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, और ये सराउंडिंग के साथ क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है? एयर फ्लो, एयर फ्लो। ठीक है, मैटर जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो क्या एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। इवन आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी भी वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ह्यूमन सिस्टम भी एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, सराउंडिंग के साथ, सॉरी यूनिवर्स नहीं, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स यानी कि सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होते हैं? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कितने तरह के सिस्टम होते हैं। सिस्टम तीन तरीके के हैं। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। सपोज करिए यहाँ पे मैं एक सिस्टम बनाता हूं, और ये कम्युनिकेट कर सकता है, यहाँ से एनर्जी और मैटर दोनों यहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ से बाहर क्या जा सकती है? एनर्जी, और यहाँ पे अंदर बाहर, और यहाँ पे मैटर जो है वो भी आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो एनर्जी और मैटर यहाँ पे दोनों एक्सचेंज अगर आप कर सकते हैं तो उसको कहेंगे क्या? ओपन सिस्टम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल घर के अंदर लेते हैं। आपने एक बर्तन में या एक टम्बलर में या कोई भी चीज, छोटी चीज है, उसमें आपने पानी को बॉईल किया। पानी को जब आप बॉईल करते हैं तो वहां पे क्या होता है? हीट एनर्जी भी बाहर जा रही होती है और वेपर्स भी बाहर जा रहे होते हैं। तो वहां पे आप एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हैं सराउंडिंग्स के साथ, और मैटर भी कर रहे हैं। तो आप उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। तो वाटर बॉइलिंग इन ओपन पैन या ह्यूमन बॉडी, ये दोनों क्या है? ओपन सिस्टम, क्योंकि एनर्जी और मैटर दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब कोई फैक्ट्री है, वहां से धुआं बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, मैटर भी अंदर बाहर जा रहा है, सामान आ रहा है जा रहा है, तो वो क्या है? ओपन सिस्टम। आप उसे ग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोच रखिए कि एनर्जी और मैटर दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। अगर मैं उबलते हुए पानी के ऊपर एक लिड लगा देता हूं, एक ढक्कन लगा देता हूं, तो वो क्या बन जाता है? क्लोज सिस्टम। अब उसमें से क्या होगा? एनर्जी तो बाहर जाएगी, बट मैटर बाहर नहीं जाएगा। अब वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। अब क्या होगा? सिर्फ एनर्जी बाहर जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। तो कैन यहाँ पे आ गया वाटर बॉइलिंग इन क्लोज्ड पैन। और तीसरे तरह का सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है, ना मैटर बाहर जा सकता है, ना ही एनर्जी अंदर आ सकती है, ना मैटर अंदर आ सकता है। तो ऐसे जो सिस्टम है, ये आप कह सकते हैं थर्मस फ्लास्क जो आपने देखा है। अगर कोई भी गर्म चीज आपने उसमें अंदर डाल दी, तो ना तो एनर्जी बाहर जाएगी, ना मैटर बाहर जाएगा, ना एनर्जी अंदर आएगी, ना मैटर अंदर आएगा। तो ऐसे सिस्टम्स जो हैं which can neither exchange mass or nor energy with surrounding are called as आपका isolated systems। तो systems हमने तीन तरीके के पढ़े। ये जो systems हैं, ये आपके open system,
क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम्स आपके कहलाते। देखिए, जब यहाँ पे हम ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम करते हैं, बताते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बाउंडिंग सरफेस है जिसको आप बाउंड्री बोल रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये कंडक्टिव है या नहीं है। तो बाउंड्री जो है, यहाँ पे जो बाउंडिंग सरफेस है, जिसको बाउंडिंग सरफेस के नाम से ही आपसे पूछा जाएगा, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखिए कि अगर ये कंडक्टिव है, मान लीजिए ये ओपन सिस्टम की बाउंड्री है और ये कंडक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पे भी जो इसकी बाउंड्री होगी, अब जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, तो उसका मेटल जो है वो क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, सराउंडिंग्स, और वो एक सिस्टम हो गया, तो वो कंडक्टिव है ना, वहां से ट्रेवल कर सकता है ना एनर्जी। तो वो क्या है, बाउंडिंग सरफेस दो तरीके के होते हैं, या तो कंडक्टिव होंगे या इंसुलेटर होंगे। तो इंसुलेटर कहाँ पे है, ये बाउंडिंग सरफेस आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वो कंडक्टिव नहीं है, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पा रही। और अगर एक्सचेंज हो पा रही है, तो ओपन और क्लोज सिस्टम में बाउंडिंग सरफेस क्या है, आपका कंडक्टिव होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग बाउंडिंग सरफेस दो तरीके के होते हैं। एक, आप अगर कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका क्लोज या ओपन सिस्टम। या तो ओपन सिस्टम होगा या क्लोज, दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और दूसरा, बाउंडिंग सरफेस अगर नॉन कंडक्टिंग है, तो वो कौन सा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस यहाँ पे आ जाता है। क्या ये क्लियर है, बाउंडिंग सरफेस दो तरीके के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि सिस्टम आपका कौन सा है। तो इसकी डेफिनेशंस आगे भी आएंगी जहां ये चीजें यूज होने वाली। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, या किसी भी जगह आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहा हूं, तो मैंने नाम दे दिया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो ये तो बहुत सारी हैं, मैं सब तो डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। बट ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इनका दो पार्ट में होता है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं, भले ही वो थर्मोडायनेमिक की है, भले ही वो केमिकल इक्विलिब्रियम की है, भले ही वो आयनिक इक्विलिब्रियम की है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, वो प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये आप और चैप्टर्स में भी सुनेंगे ये वाले ना, लेकिन मतलब एक ही है। ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन या प्रेजेंट इन अ सिस्टम। आपने सिस्टम में कितना अमाउंट लिया, उस बात पे ये डिपेंडेंट है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने पानी कहीं पे बॉईल कर रहे हैं, अगर आप पानी 1 कप ले रहे हैं, तो वो एनर्जी उसमें कम चाहिए उसको बॉईल करने को, और अगर आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे अगर डिपेंडेंट है कोई भी चीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें वो इंडिपेंडेंट होता है कि आपने अमाउंट कितना लिया है। आप 5 kg लीजिए, 10 kg लीजिए, 20 kg, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती। तो इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। मास डिपेंडेंट है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, वॉल्यूम डिपेंडेंट है किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अमाउंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, ये बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो ये सब आपकी जो है, ये जितना आप इंक्रीज करोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। और यहाँ से शुरू होती हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते। बट याद रखिएगा, कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कोशिश करिएगा एक्सटेंसिव, क्योंकि ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक है इंटरनल एनर्जी, जिसको ई से सिंबलाइज करते हैं। एंथैल्पी, जिसका मतलब है हीट, आपने पीछे पढ़ा ना ये डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या होता है, ये आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी बेस है, मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में से कोई एक चीज होती है। अब इसको कैसे हम नापते हैं, कब इसको एच कहेंगे, कब ई कहेंगे, ये धीरे धीरे आगे सीखेंगे। एक होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, अगर अंग्रेजी में इसका मतलब सीखें तो ये क्या है, रैंडमनेस। और दूसरा है फ्री एनर्जी। एनर्जी जो सिस्टम में से फ्रीली अवेलेबल है, जिसको कि आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका सेम रहता है चाहे कितना भी आप वहां पे अमाउंट लें। प्रेशर जो है, ये भी आपका सेम रहता है। डेंसिटी,
क्या आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम वहां पे आप कंपेयर कर रहे हो, तो इसमें डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा, चाहे कितना भी बड़ा सब्सटेंस आप ले लो। कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में होती है या नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं वो भी आपके फिक्स हैं। विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, ये मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ मेंशन की हैं ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। हालांकि इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक वर्ड यहाँ से हटा, तो क्या दो तरह की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, ये कौन सी हैं? स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करते हैं। आपने दो तरह की स्टेट पढ़ी है, एक पढ़ा है इनिशियल स्टेट और एक पढ़ा है क्या, फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट हम किसको मानते हैं? रिएक्टेंट्स को। यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना कि हम स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे फाइनल स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं या इसका टेक्निकल इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं जी, रिएक्टेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं किसी साइंटिस्ट को, तो कोई टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है और उसकी हमें स्टेट बतानी है, तो हम क्या देखते हैं, कितनी हाइट पे है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, या वहां पे लाइट कितनी है, वेदर रिपोर्ट क्या है। तो ये टेक्निकल डेटा ट्रांसमिट होता है कहाँ पे, एक सेंटर पे, जो बताता है कि इसकी स्टेट क्या है, या वो पायलट कर रहा है या जो भी कर रहा है वो ये बताता है। ऐसे ही इनिशियल स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए आप किसी साइंटिस्ट को कम्युनिकेट करोगे तो क्या करोगे, आप बताओगे जी इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है, इसकी एंथैल्पी इतनी है, एंट्रोपी इतनी है, फ्री एनर्जी इतनी है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है। तो आपने क्या बता दी, इनिशियल स्टेट, और उसी समय कंपेरिजन में वो पूछेगा जी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो यहाँ पे आप उसका डेटा एनलिस्ट कर दोगे आगे प्रोडक्ट। अब वो देख लेगा जी चेंज किस में हुआ, और वो देख लेगा थर्मोडायनेमिक के सिस्टम में क्या चीज में बदलाव आया और किस में नहीं। समझ में आ गया? तो जो एक स्टेट को डिफाइन करते हैं, द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स which depends upon initial and final state of system and independent of how the change is accomplished। इससे मतलब नहीं है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए कैसे, पाथ से कोई मतलब नहीं है। आपको से इतना बताना है जी इनिशियल स्टेट का ये डेटा है और फाइनल स्टेट का डेटा ये है। जैसे मान लीजिए मेडिकल के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे इनिशियली जो पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसका डेटा निकाला जाता है, जो भी चीज बनाते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड, और डिस्चार्ज के वक्त उसकी फाइनल स्टेट क्या है वो वहाँ पता करते हैं। तो ये सारा डेटा यहाँ पे अंतर बता देता है कि हाँ भाई ये ठीक हुआ, बीमार हुआ, या अभी वैसा ही है। तो वही चीज यहाँ पे है। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में से किस में चेंज आ रहा है और थर्मोडायनेमिक स्टेट कैसे चेंज होती है। इनिशियल से फाइनल स्टेट आप कैसे पहुंचे, उसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने में क्या क्या यहाँ पे आपको चेंजेस से गुजरना पड़ा। हाँ ये ध्यान रखना, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शंस। अब स्टेट फंक्शंस पहचान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सा और स्टेट फंक्शन कौन नहीं है। ये दो क्वेश्चन इस तरीके के यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चंस वर्क और हीट के आप देख सकते हैं, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शंस because their values do not depend upon initial and final state। अब वर्क और हीट ये दोनों आपके डिपेंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी इनिशियल स्टेट पे, ये जो स्टेट है जहां हम बैठे हैं इनिशियल स्टेट है, और यहाँ से हमें फाइनल स्टेट घर पहुंचना है ऐसे मान लो, तो पहुंचने का रास्ते तो अलग जो हो सकते हैं, तो वो वर्क क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पाथ से आप गए, और जितना फ्यूल आपने बर्न किया उतनी ज्यादा हीट आपकी या उतनी कम हीट इवॉल्व होगी। तो इसीलिए ये आपके स्टेट पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप घर को और यहाँ बैठे हो इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट मान लें तो रास्ते अलग हो सकते हैं, वर्क डन अलग हो सकता है, एनर्जी अलग हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या है, ये पाथ फंक्शंस हैं और ये आपके स्टेट फंक्शंस नहीं